वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व को लेकर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर आकार ले रहा था। मिडिल ईस्ट अपने ऑयल रिसोर्सेज और इम्पोर्टेंट सी रूट के कारण वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद भी काफी इम्पोर्टेंट बना हुआ था। ऐसे में यहाँ अमेरिका को एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ठीक उसी समय 1948 में दुनिया भर में एंटी सेमिटिज्म झेल रहे यहूदियों के लिए पैलेस्टाइन के 2 टुकड़े कर एक अलग देश इजराइल का क्रिएशन होता है। लेकिन इस छोटे से देश को अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए जूझना था, क्योंकि उसके क्रिएशन के तुरंत बाद ही सभी अरब देशों ने उसके अस्तित्व को मिटाना शुरू कर दिया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि इस छोटे से देश के पीछे एक विशाल ताकत खड़ी होगी जो उसे हर कदम पर अपना समर्थन और संरक्षण देकर उसको बचाएगी। यह ताकत कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका था, जिसने इजराइल के क्रिएशन के केवल 11 मिनट बाद ही उसे एक देश के रूप में मान्यता देकर पूरी जूस कम्युनिटी का दिल जीत लिया था। ऐसा करके अमेरिका ने अरब देशों से दुश्मनी मोल ले ली थी, लेकिन इजराइल के लिए उसे ये भी मंजूर था। बीतते समय के साथ इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया और उसकी दोस्ती भी अमेरिका से गहरी होती रही। इस दौरान अमेरिका ने इजराइल को करोड़ों डॉलर्स की इकोनॉमिक एड और क्रूशियल मिलिट्री असिस्टेंस पहुंचाकर एक बड़े भाई की भूमिका निभाई। इजराइल के एग्जिस्टेंस को आज 7 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक इजराइल के ऊपर जब भी संकट के काले बादल छाए हैं, अमेरिका हर बार उसके साथ खड़ा रहा है। अभी तक अमेरिका यूएन में 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 49 बार वीटो का इस्तेमाल कर इजराइल को बचाता आया है और उसका गॉडफादर बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इजराइल और अमेरिका के इस अटूट और गहरे रिश्ते का राज। आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अमेरिका वर्ल्ड लेवल पर अपनी आलोचनाओं के बावजूद हमेशा इजराइल के हर कदम को सही करार देता आया है। On May 14, 1948, the State of Israel was declared. 11 minutes after the declaration, Truman signed a press release. He was the first world leader to recognize the new Jewish state. Don't think that decision to recognize Israel is an easy one. I had to make a compromise with the Arabs and divide Palestine. The U.S. now saying it's going to send an advanced anti-missile system to Israel along with about 100 U.S. troops to operate it. It is because this forum too often continues to be biased against Israel that the United States did not vote in favor of the resolution. How America helped Israel kill Hamas leader Yahya Sinwar, the man behind Hamas's October 7 attack on Israel. Thank you, America. Thank you for everything you've done for Israel. लेट 19th सेंचुरी में यूरोप के कई देशों में यहूदियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे, जिससे परेशान होकर यहूदियों ने दर बदर भटकते हुए अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया था। ऐसे में बहुत से यहूदियों ने अमेरिका की तरफ रुख किया, जहां उन्हें एक सुरक्षित और फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला, जिस कारण जल्दी ही लाखों जूस के लिए अमेरिका उनका घर बन गया। यहाँ आने वाले ज्यादातर यहूदी इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के ट्रेड एंड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर बैंकिंग सेक्टर में अपनी धाक जमा ली और कुछ ही सालों में अपनी कमाई इतनी बढ़ा ली कि धीरे धीरे यहाँ की पॉलिटिक्स में भी उनका इन्फ्लुएंस काफी बढ़ने लगा। जहाँ अमेरिका में कुछ यहूदी इतने पावरफुल बन चुके थे, तो वही यहूदियों की एक बड़ी तादाद दुनिया के अलग अलग देशों में दर बदर ठोकर खा रही थी, जिन्हें एक छत तक नसीब नहीं थी। यहूदियों के खिलाफ बढ़ रहे एंटी सेमिटिज्म से परेशान होकर 1896 में जूइश जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जल ने डेयर जुडेनस्टाट नाम से एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने यहूदियों को एंटी सेमिटिज्म से बचाने और एक सेक्युलर जूइश आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए एक सेपरेट जूइश स्टेट की मांग की। उनका मानना था कि केवल एक अलग यहूदी राष्ट्र ही यहूदियों को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। उनकी इस अप्रोच के चलते ही आगे चलकर ज़ायनिज़्म का जन्म हुआ, जिसके झंडे तले यहूदी यूनाइट होकर अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ब्रिटेन ने यहूदियों से वादा किया कि अगर वो इस वॉर में ऑटोमन्स के खिलाफ उसका साथ देंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए एक अलग देश की फॉर्मेशन में मदद करेगी। इसी के चलते 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत पैलेस्टाइन में एक यहूदी राष्ट्र के गठन का समर्थन किया। ब्रिटेन के इस कदम के बाद 1919 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने भी बाल्फोर डिक्लेरेशन का सपोर्ट किया। विल्सन का यहूदियों को सपोर्ट करना केवल ब्रिटेन के बाल्फोर डिक्लेरेशन को फॉलो अप करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनकी एक बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी भी थी।
उस समय अमेरिका में तेजी के साथ जूइश कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। विल्सन अच्छी तरह समझते थे कि भविष्य में अमेरिकी यहूदियों का समर्थन न केवल अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा विल्सन कॉलोनियलिज्म के विरोधी थे, जिस कारण यहूदियों की जूइश स्टेट की मांग का सपोर्ट करना उनकी आइडियोलॉजी से मेल खाता था। विल्सन के इस फैसले से अमेरिका और जूस कम्युनिटी के बीच मजबूत संबंधों की नींव रखी जा रही थी, जो भविष्य में अमेरिका और इजराइल के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन की मिसाल बनने वाली थी। इसके बाद 1922 में अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जूइश होमलैंड के समर्थन में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें यहूदियों को पैलेस्टाइन में बसाकर उनकी कल्चरल, रिलीजियस और नेशनल आइडेंटिटी को एक पहचान दिलाने की बात की गई। अमेरिका के इस फैसले ने यहूदियों के अपने अलग देश के सपने को एक नई उड़ान दे दी थी, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में यहूदी पैलेस्टाइन की ओर रुख करने लगे। उधर यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार से बौखलाया जर्मनी हिटलर की लीडरशिप में दुनिया को फिर से आंखें दिखाना शुरू कर चुका था। उसके इस रवैये को दुनिया के कई और देश सपोर्ट कर रहे थे, जिसके चलते 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। ये वॉर यूरोप में रह रहे यहूदियों के लिए भी एक भयंकर त्रासदी बनकर आया, जहां हिटलर ने हॉलोकॉस्ट के जरिए यहूदियों पर अत्याचार, घृणा और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए 60 लाख निर्दोष यहूदियों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। इस भयंकर नरसंहार ने यहूदियों की एक अलग सुरक्षित देश की मांग को और भी अधिक मजबूत कर दिया, जिसे अमेरिकन कांग्रेस का एक बार और साथ मिला। अमेरिका ने 1944 में एक और रेजोल्यूशन पास कर उनकी मांगों को एक ग्लोबल मुद्दा बना दिया। 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहूदियों के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाया, जिसके बाद यूएन रेजोल्यूशन 181 को पास कर यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टाइन लाया और यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मंजूरी दे दी। इसके चलते 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में यहूदियों के लिए एक सेपरेट देश इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि यूएन की ये योजना अरब देशों को बिल्कुल मंजूर नहीं थी और उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। इससे इजराइल अपने गठन के साथ ही अरब देशों का दुश्मन बन बैठा और उसके एग्जिस्टेंस पर ही काले बादल मंडराने लगे। ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और अकेले पड़े इजराइल को उसके फॉर्मेशन के ठीक 11 मिनट बाद ही अपनी मान्यता दे दी। हालांकि अमेरिका के लिए यह सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट के ही कई कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके पक्ष में नहीं थे। जब यूएन द्वारा इजराइल की फॉर्मेशन की घोषणा होने वाली थी, ठीक उसी समय अमेरिका के व्हाइट हाउस में इजराइल को मान्यता देने पर विचार करने के लिए एक बैठक चल रही थी। इसमें एक और अमेरिकन जूइश लीडर्स की एक मजबूत लॉबी थी जो इजराइल को मान्यता देने के लिए प्रेशर बना रही थी, जबकि दूसरी ओर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल और कई हायर रैंक ऑफिसर्स थे जो इसका विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि अमेरिका के ऐसा करने से मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी बढ़ सकती है और साथ ही यहाँ अमेरिका का होल्ड भी काफी कमजोर हो सकता है। लेकिन इस रिस्क के बाद भी अमेरिका ने अरब देशों से दुश्मनी मोल लेकर यहूदियों का पक्ष लेते हुए इजराइल को अपनी मान्यता दे दी थी। अमेरिका के ऐसा करने के पीछे कई वजह थी। पहली वजह ये कि उस समय तक अमेरिका में जूइश लॉबी काफी ताकतवर और पैसे वाली हो चुकी थी, जो अमेरिकन इकोनॉमी के एक बड़े हिस्सेदार बन चुके थे। साथ ही तब तक अमेरिकन पब्लिक के अंदर भी जूइश के साथ हुए हॉलोकॉस्ट के कारण एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था और वो जूस के फेवर में फैसला चाहते थे। इसके अलावा अमेरिका का इजराइल के साथ आने का एक और बड़ा रीजन इजराइल के ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, जो अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट थी। उस समय चल रहे कोल्ड वॉर के कारण अमेरिका और सोवियत के बीच सत्ता का संघर्ष चरम पर था। मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोडक्शन और सी रूट पर अमेरिका अपनी पकड़ को हर हाल में मजबूत करना चाहता था, जिसके लिए अमेरिका को यहाँ एक मजबूत और विश्वास पात्र साथी की जरूरत थी, जो इस क्षेत्र में सोवियत इन्फ्लुएंस के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके। इस सब के चलते ही प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने बिना ज्यादा वक्त गवाते हुए केवल 11 मिनट में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी। पैलेस्टाइन में इजराइल के फॉर्मेशन से यहूदियों की वर्षों की मांग पूरी हो चुकी थी, जिसमें अमेरिकी सपोर्ट के कारण इजराइल भावनात्मक रूप से उसका कर्जदार बन गया था, जो आगे चलकर अमेरिका के काफी काम आने वाला था। अमेरिकन सपोर्ट को देख दूसरे देश भी इजराइल को अपनी मान्यताएं देने लगे थे, लेकिन अरब देशों ने इजराइल के गठन को सिरे से नकारते हुए इसे अरबों पर एक अन्याय के रूप में देखा। इजराइल के गठन ने अरबों को यूनाइट होने की एक वजह दे दी थी, जिसका आउटकम भी जल्द ही देखने को मिला।
इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान सहित अन्य अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया, जिससे फर्स्ट अरब इजरायली वॉर शुरू हो गया। इस युद्ध से इजराइल डरा नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के सवाल के लिए उसका हर नागरिक लड़ने के लिए जोश से भरा हुआ था। इस युद्ध में इजराइल ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद अपनी वॉर स्ट्रैटेजी से अरब देशों को सरप्राइज कर उन्हें कुछ ही दिनों में बुरी तरह से हरा दिया। 1948 के युद्ध में भले ही इजराइल को जीत हासिल हुई थी, लेकिन अपने फॉर्मेशन के जस्ट बाद ही युद्ध में उलझने के कारण उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा और रीबिल्डिंग के फेज से गुजरना पड़ा, जिसके लिए उसे अर्जेंट भारी भरकम इकोनॉमिक असिस्टेंस की जरूरत थी। ऐसे में अमेरिका ने अपनी झोली इजराइल के लिए खोल दी और उसे अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। अमेरिकी एड के साथ साथ वर्ल्ड जूइश रिलीफ WJR और यूनाइटेड जूइश अपील UJA जैसे संगठनों के लगातार मिलते फाइनेंशियल सपोर्ट से इजराइल फिर से संभलने में कामयाब रहा और अरबों के सामने एक अभेद किले के रूप में उठ खड़ा हुआ। इजराइल तेजी से मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा था और उसने यूरोपियन कंट्रीज और ईरान से भी अपनी दोस्ती बढ़ा ली थी। लेकिन इस दौरान इजराइल कुछ ऐसे काम भी करने लगा था जो अमेरिका को नागवार लगने लगे और दोनों देशों के बीच मनमुटाव की सिचुएशन भी बनने लगी। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर ने मिडिल ईस्ट में घुस बैठे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अरब देशों को उठ खड़े होने के लिए मोटिवेट कर 1956 में सुएज कैनाल को नेशनलाइज्ड करके अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले तक सुएज कैनाल पर ब्रिटेन और फ्रांस का कंट्रोल था, जो नासिर के इस फैसले से बेहद नाराज हो गए और दोनों ने मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया। इजराइल को भी नासिर की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस होने लगा था, इसलिए वो भी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट पर अटैक करने लगा। तीनों देशों के जॉइंट एक्शन ने इजिप्ट में तबाही मचा दी और उसे हार के काफी करीब ला दिया। इस हमले में शामिल होने से पहले इजराइल ने अमेरिका से कोई सलाह नहीं ली थी। इससे अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर काफी नाराज थे, जो अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे और इजराइल को इस तरह उसके फॉर्मेशन के बाद इतनी जल्दी दूसरे युद्ध में उलझते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने युद्ध के बीच ही इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो तुरंत इजिप्ट के खिलाफ युद्ध से नहीं हटा तो अमेरिका उसके साथ अपने सभी रिश्ते तोड़कर इकोनॉमिक एड देना बंद कर देगा। इसके बाद ड्वाइट डी आइजनहावर ने यूनाइटेड नेशन में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन को भी अपना समर्थन दिया। अपने खिलाफ अमेरिका को उतरते देख तीनों ही देशों को इस युद्ध को बंद करने के लिए अग्री होना पड़ा। इजराइल ने अमेरिका के कहने पर युद्ध तो रोक दिया था, लेकिन इसके बाद उसके और अमेरिका के रिश्तों में एक खटास सी आ गई। इसके बाद इजराइल को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी, जिस कारण मिड 1960s में अमेरिका से छुपकर इजराइल न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने लगा। इजराइल इसे काफी सीक्रेट रूप से डेवलप कर रहा था, लेकिन एक साल बाद ही अमेरिका को इस बात की खबर लग गई। अमेरिका उस समय पूरी दुनिया में बढ़ती परमाणु शक्तियों से परेशान था और ज्यादा देशों में इसे एक्सपैंड नहीं होने देना चाहता था। अपने दोस्त इजराइल द्वारा ऐसा करने से वो काफी अनकंफर्टेबल हो गया और इजराइल पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने का दबाव बनाने लगा। लेकिन इस बार इजराइल अमेरिका के आगे झुका नहीं और न्यूक्लियर वेपन बनाना कंटिन्यू रखा, जिससे दोनों देशों के बीच के रिश्ते और भी खराब हो गए। 1954 से ही अमेरिका वियतनाम वॉर में उलझा हुआ था, जिसका असर उसकी फॉरेन पॉलिसी में भी देखने को मिला। उसका पूरा फोकस अब वियतनाम वॉर को जीतने पर था, जिससे उसका ध्यान मिडिल ईस्ट से हटा हुआ था। अमेरिका को वियतनाम में उलझा हुआ और इजराइल से उसके खराब होते रिश्तों को देखते हुए अरब देशों ने इजराइल को कमजोर आंकना शुरू कर दिया और उसे फिर से घेरने की योजना बनाने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमले की तैयारी करनी शुरू कर दी। इसके बाद मई 1967 में नासिर ने सुएज कैनाल पर तैनात यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस को सिनाई पेनिनसुला से हटा दिया और स्ट्रेट ऑफ तिरान में इजरायली शिप्स की आवाजाही पर रोक लगा दी। अरब देशों के इस बड़े मिलिट्री अलायंस से एक बार फिर इजराइल के एग्जिस्टेंस पर संकट के काले बादल मंडराने लगे। इस तरह अरब देशों से चारों ओर से अपने आप को घिरता देख इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर आगे से खुद सरप्राइज अटैक का प्लान बनाकर 5 जून
जून 1967 को ऑपरेशन फोकस की शुरुआत करते हुए तीनों देशों के एयर बेसिस पर अचानक से हमला कर दिया और पहले ही दिन अरब देशों के ज्यादातर फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर आधी लड़ाई जीत ली। ये युद्ध 6 दिनों तक चला, जिसमें इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन से वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न जेरूसलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीनकर अकेले ही तीनों देशों को करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में इजराइल की जीत से अमेरिका का नजरिया इजराइल के प्रति पूरी तरह से बदल गया। वो इस युद्ध में इजराइल की वॉर स्ट्रैटेजी से काफी इंप्रेस हुआ। पहले अमेरिका 1956 के सुएज क्राइसिस और फिर इजराइल द्वारा सीक्रेटली किए जा रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से इजराइल पर शक करने लगा था, लेकिन 6 डे वॉर में इजराइल ने साबित कर दिखाया था कि वो न केवल अमेरिका के लिए एक भरोसेमंद साथी हो सकता है, बल्कि मिडिल ईस्ट में सोवियत समर्थित अरब देशों को अपने दम पर धूल भी चटा सकता है। इस बार अमेरिका ने खुद आगे से इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसके साथ अपने रिश्तों को एक स्टेप और आगे ले जाने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका ने न केवल इजराइल की सैन्य सहायता बढ़ाई, बल्कि उसने इकोनॉमिक एड देने के अलावा उसके साथ ट्रेड रिलेशंस भी एस्टैब्लिश किए। इजराइल सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने में लगा रहा, लेकिन इस बार अमेरिका ने उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने की जगह उसे मदद पहुंचाई। इस दौरान इजराइल ने किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी पर साइन नहीं किया था, जो उस समय किसी भी देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने के लिए और न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी होता था। इससे नाराज होकर जब कई देशों ने यूएन में इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाकर उसे घेरने की कोशिश की, तो अमेरिका ने वीटो लगाकर उसे इस मुश्किल से बचा लिया। एक तरफ अमेरिका इजराइल के रिश्ते दूसरों के लिए दोस्ती का एक नया पैमाना सेट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इजिप्ट अपनी हार का बदला लेने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहा था। इजिप्ट अकेले इजराइल को चुनौती नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने 1973 में एक बार फिर सीरिया के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करते हुए यौम किपुर वॉर की शुरुआत कर दी। इस बार इजराइल के साथ अमेरिका भी था, जो 1967 के बाद से ही इजराइल को मिराज और F-4 फैंटम जैसे बेहद घातक फाइटर जेट सप्लाई कर चुका था। अमेरिका को इसके चलते ओपेक द्वारा ऑयल एम्बार्गो को भी सहना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो इजराइल के सपोर्ट में डट कर खड़ा रहा। इस युद्ध का नतीजा भी बाकी अरब इजरायली वॉर्स की तरह ही रहा और इसमें भी अरब देशों के हिस्से हार ही आई। अरब्स की तरफ से मोर्चा संभाले हुए इजिप्ट को इजराइल द्वारा उसके कब्जाए गए हिस्सों को वापस पाने के लिए एक ट्रीटी साइन करने पर मजबूर होना पड़ा। इसकी शुरुआत भी अमेरिका के इनिशिएटिव पर की गई थी, जिसके चलते 1978 में इजराइल और इजिप्ट दोनों ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया और 1967 की 6 डे वॉर के दौरान जीते हुए सिनाई पेनिनसुला को इजराइल ने इजिप्ट को वापस लौटा दिया। बदले में इजिप्ट ने भी अपने उसूलों के खिलाफ जाकर इजराइल को एक देश के रूप में अपनी मान्यता दे दी। इससे इजिप्ट को अरब देशों के बीच भारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और उसे अरब देशों का गद्दार घोषित कर अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया। उस समय वेस्ट एशिया के एक और देश ईरान में भी उथल पुथल मची हुई थी। राजा मोहम्मद रेजा पहलवी से परेशान होकर वहां की जनता सड़कों पर थी। सालों के विद्रोह के चलते 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के जरिए राजा को गद्दी से उतारकर मोनार्की को खत्म कर दिया गया और रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। इसके बाद इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते खराब होते चले गए। अमेरिका ने चूंकि ईरान के ओवरथ्रोन किंग मोहम्मद रेजा पहलवी को अपने यहाँ पनाह दे रखी थी और ईरान के कहने पर भी उसको वापस ईरान नहीं भेजा था, इसलिए गुस्से में आर्म्ड ईरानियन स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर सभी अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया। ये हॉस्टेज क्राइसिस पूरे 444 दिनों तक चला, जिसने ईरान को अमेरिका का घोर विरोधी बना दिया। वही खुमैनी के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ईरान इजराइल पैलेस्टाइन मुद्दे पर पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में आकर एंटी इजराइल स्टैंस अडॉप्ट कर चुका था, जिस वजह से उसने इजराइल से सभी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए। ईरानियन हॉस्टेज क्राइसिस के कारण अमेरिका ने ईरान से अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ते हुए उस पर कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का अप्रोच एक जैसा ही था, लेकिन मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मन देशों और संगठनों के अगेंस्ट इजराइल की अग्रेसिव अप्रोच अमेरिका के लिए हमेशा एक बड़ी चिंता बनी रही। इजराइल के आक्रामक रवैये के कारण अमेरिका को काफी बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा।
ऐसा ही 1982 में देखने को मिला जब इजराइल ने अपने दुश्मन PLO को खत्म करने के मकसद से लेबनान पर अटैक किया तो उसमें काफी लेबनीज सिविलियंस की भी मौत हो गई। भारी संख्या में सिविलियंस की मौत को देख अमेरिका पर भी उंगली उठने लगी थी। इसलिए अमेरिका ने इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका इजराइल को मिलिट्री असिस्टेंस उसके डिफेंसिव पर्पसेस के लिए देता है, ना कि दूसरे देशों पर अटैक करने के लिए। इसके बाद कुछ सालों तक इजराइल द्वारा अरब देशों में कोई मेजर अटैक नहीं किया गया, लेकिन इजराइल कुछ छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में जरूर उलझा रहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में शांति कायम हो, इसलिए वो यहाँ के कई देशों से लगातार बातचीत कर इजराइल की दोस्ती करवाने में लगे हुए थे। उनके इन्हीं प्रयासों से 1994 में जॉर्डन और इजराइल ने एक पीस ट्रीटी साइन की और फिर इसके एक साल बाद 1995 में इजराइल और PLO ने भी ऑस्लो सेकंड अकॉर्ड साइन कर मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। इन सभी पीस ट्रीटी में उस समय के इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन का बड़ा रोल था, लेकिन इस कारण उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उनके इस फैसले से इजराइल का एक वर्ग उनके खिलाफ हो गया था, जिनका मानना था कि राबिन ने ऑस्लो सेकंड अकॉर्ड साइन कर देश की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है। इसी के चलते 4 नवंबर 1995 को एक पीस रैली के दौरान जोइश एक्सट्रीमिस्ट यिगाल आमिर ने राबिन की गोली मारकर हत्या कर दी। जहां अमेरिका और इजराइल मिलकर कई दशकों से दुश्मन देशों में छिपकर बैठे अपने विरोधियों को मौत की नींद सुलाते आए हैं, तो वही दोनों देशों की इस दोस्ती में कई बार मतभेद भी हुए हैं। उनके रिश्तों को खासकर तब भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा जब 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उनके कई फैसले इजराइल को नागवार गुजरे, तो वही इजराइल ने भी बराक ओबामा को नापसंद आने वाले कई कामों को अंजाम दिया, जिससे उसे अमेरिका का क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। लेकिन ये मनमुटाव वैसे ही थे जैसे छोटे और बड़े भाई के बीच के मतभेद होते हैं। दोनों के बीच मतभेद के बावजूद ओबामा ने अपने 8 साल के लंबे शासनकाल में इजराइल के खिलाफ UN में केवल एक रेजोल्यूशन को छोड़कर सभी पर वीटो लगाया था और इजराइल के लिए $38 बिलियन के इकोनॉमिक एड को मंजूरी भी दी थी। ओबामा के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनके टेन्योर में दोनों देशों के रिश्ते काफी स्ट्रांग हो गए। ट्रंप ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जेरूसलेम को इजराइल की कैपिटल के रूप में मान्यता दे दी और अमेरिकन एम्बेसी को टेल अवीव से जेरूसलेम में शिफ्ट कर दिया। 2019 में ट्रंप ने इजराइल के सपोर्ट में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लेते हुए गोलान हाइट पर इजरायली सोवेनिटी को मान्यता दे दी। ऐसा करने वाला अमेरिका पहला और एकमात्र देश है। इसके अलावा अमेरिका ने कई देशों के साथ इजराइल की दोस्ती के दरवाजे खोल दिए। अब्राहम अकॉर्ड्स के सहारे इजराइल कई अरब देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने में सफल रहा। इजराइल ने UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे अरब देशों के साथ डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशंस डेवलप किए, जो इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट में काफी फायदेमंद साबित हुए। अमेरिका और इजराइल में 1948 के बाद कई सरकारें बदल चुकी है, लेकिन आज भी दोनों के बीच दोस्ती का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज इजराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, जिसे अमेरिकी सपोर्ट के कारण कभी भी किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ा। अमेरिका सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एड इजराइल को ही देता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक अमेरिका इजराइल को $158 बिलियन की मिलिट्री एड प्रोवाइड कर चुका है। वो हर साल अब इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री एड देता है, जो इजराइल के कुल डिफेंस बजट का लगभग 16% है। दोनों के बीच हर साल $50 बिलियन का ट्रेड किया जाता है, जिसने इजराइल की अपने दुश्मनों के बीच सुरक्षित रहने में खूब मदद की है। अमेरिका ने 1972 के बाद से अब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ लाए गए 49 रेजोल्यूशंस पर वीटो लगाकर उसकी रक्षा की है। अमेरिका और इजराइल के इस अटूट रिश्ते की कई वजह है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जूइश अमेरिकन लॉबी का है, जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। अमेरिका के 10 सबसे अमीर लोगों में 5 लोग जूस है। इसके अलावा अमेरिकन सिटीजन्स का इजराइल के पक्ष में रहना भी अमेरिका के लिए इजराइल के साथ बने रहने की बड़ी वजह है। करीब 64% अमेरिकन इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से अमेरिकन लीडर्स के लिए इजराइल के फेवर में रहना एक बड़ी जरूरत बन चुका है।